to our YouTube channel Guruji Smart Classes. I am Notice Roy. आज मैं फर्दर पढ़ रहा था, पहले वीडियो में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग केमिकल फॉर्मूले बना चुके हैं, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूले बना चुके हैं, अब उसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन को। अगर हमारे पास मान लो कि कोई एक एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये मैं वर्बल बोल रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। ये एक तरीका होता है कि डायरेक्ट लिखने का, कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब इसको अगर बेसिकली मैं देखूं ब्रॉड वे में, तो ये पार्ट को हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस पार्ट को RHS कहते हैं। मतलब क्या है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा उसे हम LHS कहेंगे, यानी ये हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा, रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जो रिएक्शन होके कन्वर्ट होके जो मिलेगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे हम और छोटा बनाते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन देते हैं, दैट इज मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और एक एरो देंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम इधर लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। फिर इसमें ऐड करते हैं कि मैग्नीशियम कौन से स्टेट में, फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा हमें, और ऑक्सीजन कौन सा स्टेट में, और हमें प्रोडक्ट कौन सा स्टेट में मिला है। जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, तो उसको S से डिनोट करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे गैसेस स्टेट में, उसे हम G से डिनोट करेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें एक पाउडर मिलेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम को मैं आग लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आग लगाने का मतलब क्या है, उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर मिलेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेशन का था कि उसके स्टेट को भी डिनोट करते हैं। फर्दर अगर और भी जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनके टेम्परेचर डिनोट करना पड़ता है, कितने प्रेशर पे हो रहा है, कौन से कैटलिस्ट से हो रहा है। तो एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पास एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो वाटर से रिएक्ट करके गैसियस, ये लिक्विड, ये बनाता है मिथनॉल लिक्विड। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इसे हम 340 ATM पे करवाएंगे, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर कहीं पे प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट का यूज हो रहा हो, तो हम एरो के जस्ट ऊपर उसे डिनोट करते हैं, कितने प्रेशर हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, और कितने कौन से कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैलेंसिंग से हर समय क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, दैट इज आवर टॉपिक बैलेंसिंग। बैलेंसिंग अब हम लोग सीख चुके हैं केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ये बैलेंसिंग लास्ट पॉइंट है, बैलेंसिंग कैसे करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, क्यों करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि मास कैन नॉदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जितना हम रिएक्टेंट साइड में मास ले रहे हैं उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास था मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम थे, एक, यहाँ पे कितने हैं, एक, यहाँ
ठीक है, हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे कि इसलिए ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट ना करे। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा एक मैथमेटिकल अप्रोच बताऊंगा। पहले हम इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे कि मैंने यहाँ देखा ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगा दिया। अब क्या हो गया, मैग्नीशियम मेरा 2 हो गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से हम हीट एंड ट्रायल से एक छोटा अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन है तो इस तरह से बैलेंस करेंगे। और अगर हमारे पास कुछ बड़ा इक्वेशन आ गया तो मैं उसे कैसे बैलेंस करूंगा, उसके लिए मैथमेटिकल अप्रोच बताता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज बनाएगा। बेसिकली ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, तो अभी मैं देखूं इसे कि कार्बन यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे 6, यानी ये बैलेंस नहीं है। सिमिलरली देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम, एक 3 एटम, यहाँ पे 6 और 2 8, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। फिर हाइड्रोजन को देखूंगा, हाइड्रोजन के पास 2 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 एटम है। अब इतना बड़ा है कि हम इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ए बी सी एंड डी। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करके अब कैसे यूज करते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ पे कार्बन है 8 टाइम्स, यानी यहाँ पे एक कार्बन है, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कार्बन के कितने एटम हो गए, A, और इधर कितने हैं 6 कार्बन एटम मल्टीप्लाइड बाय C, यानी A इक्वल टू 6C। LHS इक्वल टू RHS होना है, तो LHS में हमारे पास कितने कार्बन के एटम है, A टाइम्स। उसी तरह से हमारे पास RHS में कितने कार्बन एटम मिल रहे हैं, 6 टाइम्स। तो पहला इक्वेशन ये हो जाएगा हमारे पास A इक्वल टू 6C। फिर आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन एटम के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2 है, मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A दैट इज 2 है LHS में। फिर हमारे पास ऑक्सीजन एटम यहाँ भी है, यानी ऑक्सीजन एटम एक एटम से मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में टोटल इक्वेशन क्या बन गया 2A + B। ये किसके बराबर होगा, हमारे पास ऑक्सीजन है 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय C, यानी 6C प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 एटम मल्टीप्लाइड बाय D, यानी 2D। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2B, और तो LHS में है नहीं हाइड्रोजन, अब RHS में जाएंगे 2B इक्वल टू ये 12 हाइड्रोजन एटम है और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट C है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2B इक्वल टू 2C। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा B इक्वल टू 6C4। लेट अस स्टार्ट। अब इसमें क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट मटेरियल होते हैं, जो इंडिपेंडेंट आर्टिकल होते हैं, उसे हम एज्यूम क्या करते हैं, वहां पे पुट करते हैं एक सबसे सिंपलेस्ट इंटीजर, यानी लेट से 1। तो C इक्वल टू खुद से मैं 1 पुट करूंगा, जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो पुट करूंगा, तो हमारे पास D इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, C इक्वल टू 1, B इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ पे आऊंगा इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि C इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया A इक्वल टू 6, B इक्वल टू 6 एंड C इक्वल टू 1। अब मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A, A कितना था 6 प्लस B कितना था 6 इक्वल टू C कितना था 1, यानी 6 × 1 6 प्लस 2D।
अब मैं सारे वैल्यूज को पुट कर दिया हूं इक्वेशन नंबर 2 में। अब हमारे पास ये आ जाएगा AD इक्वल टू 6 प्लस 2D, यानी D इक्वल टू 6। 18 माइनस 6 करोगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। यानी हमारे पास जितने भी अननोन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A B C D थे वो आ चुके हैं। क्या है? A इक्वल टू हमारे पास है 6, B इक्वल टू 6, C इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 6। अब मैं जो इक्वेशन लिखा हूं उस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर दूंगा, तो हमारा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो आ जाएगा 6 टाइम CO2 प्लस 6 टाइम H2O गिव्स, ये C तो 1 था तो डायरेक्ट लिख दूंगा 6 H12O 6 प्लस, और D हमारे पास 6 आया था तो 6 टाइम O2। अब चेक करते हैं कि ये बैलेंस हुआ है कि नहीं। जैसे कार्बन यहाँ पे है 6 एटम, यहाँ भी 6, यानी कार्बन तो बैलेंस हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है और स्टोइकियोमेट्रिक 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 12 और यहाँ पर 6, यानी 18 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, 18 राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। यहाँ पे 6 और 12 18 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन को देखूंगा 2 into 6, यानी हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 12 एटम है और राइट हैंड साइड में भी 12 एटम है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास जो इक्वेशन था वो बैलेंस हो चुका है। बैलेंसिंग करने के लिए अभी मैंने 2 मेथड बताया, एक हिट एंड ट्रायल, छोटे इक्वेशन है डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से बनाओ। अगर थोड़ा बड़ा इक्वेशन है तो उसे हम ABCD एक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं और जितना LHS साइड में एटम है और जितना RHS साइड में एटम है उसको इक्वल करके फिर आते हैं एक जो सबसे इंडिपेंडेंट पॉइंट होगा, इंटीजर होगा, उसको लेते हैं और उसी तरह से फिर फर्दर जो अननोन क्वांटिटी है उसे हम निकालते हैं। इस तरह से हम बैलेंसिंग करते हैं। तो अभी तक हमने बैलेंसिंग करने के लिए सीखा है। अब ये पार्ट तो पहला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो खत्म हो चुका है। कि जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि हम लोग इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसको फिर केमिकल इक्वेशंस के बारे में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और चौथा था बैलेंसिंग। दूसरा पार्ट था कि टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला टाइप्स पढ़ते हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंबाइंड हो रहा होगा। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर कंपाउंड टू गिव अ सिंगल कंपाउंड, ओनली एक कंपाउंड मुझे मिलेगा प्रोडक्ट में, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि पहले एक ए कंपाउंड है, दूसरा बी कंपाउंड है, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा ओनली सी। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जहां भी दिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिस्सा है। जैसे कि शुरू से मैं एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा था और क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये जो रिएक्शन मैं एग्जांपल दे रहा था वो कौन से रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गुड, तो वैसा रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, कंबशन रिएक्शन उसे कहते हैं आग लगाना। जितने भी कोई भी एलिमेंट में अगर मैं उसे आग लगा दूं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसका ऑक्साइड बनेगा, और वो रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फर को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दूं, ये मुझे मिलेगा SO2। ठीक है, दो एलिमेंट एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इसी तरह से आप आई होप कि आप पहचान लोगे कि किसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे बेसिक जो सिलेबस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। जैसे पहला तो मैग्नीशियम का ही पढ़ना है,
कि मैग्नीशियम एक रिबन होता है। आप लोग स्कूल में जाओगे तो आप लोग को स्कूल में जब लैब करवाया जाएगा तो उसमें आपको एक रिबन देगा। मैग्नीशियम का एक रिबन होता है ग्रे कलर का, उसे आप जब आग लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक डेजलिंग लाइट मिल रहा है। तो ये बता रहा है मुझे, और वो डेजलिंग लाइट मिलके लास्ट में एक फाइन व्हाइट पाउडर मिलेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे यहाँ जितना भी क्रैकर्स बनते हैं उसमें सारा मैग्नीशियम का यूज होता है। जो स्पार्कल लाइट देता है वो मैग्नीशियम के कारण ही आता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं 1 नंबर का, कि मैग्नीशियम को हम जब कंबशन करवाते हैं उसको साफ क्यों करना जरूरी है। तो बेसिकली साफ इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि मैग्नीशियम के लेयर पे अगर मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से कुछ बना हुआ होगा तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं देगा। इसलिए करते क्या है कि मैग्नीशियम रिबन जब लेते हैं उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं, तब जाके उसको हम बर्न करते हैं, तब वो हमें कंप्लीट कंबशन देगा और हमें कंप्लीट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ सल्फर, यानी सल्फर है उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, SO2। SO2 एक इरिटेटिंग गैस, पंजेंट स्मेल का मिलेगा हमें। तो ऐसे दे देगा कि एक मैं एलिमेंट लिया हूं, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया और मुझे पंजेंट स्मेल गैस मिला, तो आप फट से बता देना कि वो एलिमेंट क्या होगा, सल्फर होगा। सल्फर से ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो वो SO2 पंजेंट स्मेल इरिटेटिंग गैस मिलता है मुझे। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे पास है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड स्लेट लाइन कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे मैं क्या करता हूं, इसे चूना भी बोलते हैं। अगर मैं इसे वाटर पानी के साथ मिला दूं तो ये बनता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो जो मैं वैलेंसी बढ़ाया था, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 बन के कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ भी हाइड्रोजन के केस में +1 ऑक्सीजन -2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके H2O। यहाँ देख लो कैल्शियम का बताया था +2, OH का बताया था -1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके CaOH का होल ट्वाइस। तो फॉर्मूले बनाने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं होना गया। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप मेरे पहले वीडियो पे जाकर देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे ये केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये था हमारे पास एक प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है, क्योंकि हमारे पास दो रिएक्टेंट थे और एक फाइनल प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है। तो ये किसके टाइप हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम क्यूक्लाइन बोलते हैं और इसे हम स्लेट लाइन बोलते हैं। ठीक, स्लेट लाइन। हम लोग जो दीवार पे पुताई करते हैं ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। ठीक है, कि पहले चूना लाते हैं, उसको पानी में घोल देते हैं और लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब पुताई करने के बाद व्हाइट वॉशिंग होता है, जैसे कि चूना को अगर दीवार पे लगाने के बाद 2 दिन बाद शाइनी फिनिश आता है। क्यों आता है, इसका कारण ये है कि बाद में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं उससे रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना देते हैं। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मार्बल का एक फॉर्मूला होता है। ये व्हाइट शाइनी फिनिश देने का कारण यही है कि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होते हैं उसके कारण हमारे पास क्या बन जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और पुताई करने के बाद यानी व्हाइट वॉशिंग करने के बाद हमें 2-3 दिन बाद शाइनी फिनिश आता है। यही मेन रीजन है। धीरे धीरे ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, फाइनली हमें प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जो कि शाइनी फिनिश देती है। ठीक है, दैट इज द ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब होता क्या है, हालांकि इसमें क्या होता है, जब चूना को आप लोग डालते होंगे तो आपका जो टेम्परेचर है पानी का वो घट जाता है। कारण ये है कि वो कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम केमिकल रिएक्शन को ब्रॉडली 2 पार्ट में बांटते हैं। जैसे
the basis of energy, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंड सेकेंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड, यानी हीट जिससे निकलता है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो आपको CO2 मिलेगा और हीट मिलेगा। इसमें क्या होगा, हीट निकल रहा है, यानी ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का। ठीक है। और एंडोथर्मिक जैसे अगर CO2 को वाटर के साथ, यानी फोटोसिंथेसिस, जो यहाँ पे सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। और इसमें क्या है, सनलाइट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को दे रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। मतलब कि रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन, यहाँ पे सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी को हम दे रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। यानी हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एक्सोथर्मिक जिसमें कि हीट लिबरेट होगा और एंडोथर्मिक जिसमें हीट देना पड़ेगा। ठीक है। दैट इज द ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रॉडली पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सारे PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल guru_G_smart_classes पे। ठीक है। आप वहां पे डायरेक्टली जाना, हमारा PDF डाउनलोड करना, इसके रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे आपको, NCERT के क्वेश्चन और भी अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने के लिए वो भी मैं डाल दिया हूँ। आप जाके वीडियो देख के प्लीज जाके प्रैक्टिस करना और